ओके सर। ओके सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली आज का क्लास है एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है अभी। तो फाइनेंस में हम लोग लगातार काफी सारा क्लास कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड टॉपिक में किया। आज एक न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड सेन टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज। ठीक है, ऐसे इसको तुम दो अलग अलग नाम से भी बोल सकते हो चैप्टर वाइज, अदरवाइज तुम इसको एक करके भी बोल सकते हो। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे भी लोग बोलते हैं। कनेक्टेड है बट थोड़ा डिफरेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और लेवरेज भी इंपॉर्टेंट है, पर दोनों हैंड टू हैंड चलता है। ठीक है, हम लोग रिसेंटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो डिस्कशन किए थे उसमें WBCC कैलकुलेशन सीखा है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें आप लोगों ने ये सीखा, एक कंपनी के अंदर जो अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द सेंस आप अपने बिजनेस में कैपिटल जुगाड़ करने के लिए डिफरेंट सोर्स से फंड रेज करते हो। से फॉर एग्जांपल आप लोन रेज कर सकते हो, है ना, आप डिवेंचर रेज कर सकते हो, आप इक्विटी रेज कर सकते हो, आप प्रेफरेंशियल रेज कर सकते हो, है ना सर। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करते हो फॉर रनिंग ऑफ योर बिजनेस। और ये जो भी आप पैसा रेज करते हो ये आपका क्या हो जाता है, फाइनेंस हो जाता है। और फाइनेंस का एक कॉस्ट होता है जो कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस होते हैं, क्योंकि जहां से आप पैसा जुगाड़ कर रहे हो, ठीक है, जहां से आप पैसा जुगाड़ कर रहे हो उसमें कॉस्टिंग कितना है, ये अगर आप मैनेज कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली बिजनेस का जो प्रॉफिट है लॉस है ना, या फिर आपको कितना मार्जिन रखना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने से या कितना रिटर्न कमाने से, सबसे बड़ा बात है कितना इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न। ठीक है, वो केसी बताता है। मतलब अगर आपका मार्केट से, सिंपल एग्जांपल मैं वहां पर आप लोगों को देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, कि आप मार्केट से 100 रुपया, 100 रुपया से कम लगता है ना, चलो 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। आपको 1 लाख रुपए का जरूरत है, आप 10% का इंटरेस्ट के तहत मार्केट से लोन को लिया। तो अगर आपने 1 लाख का लोन लिया 10% इंटरेस्ट में, मैंने ब्याज पे या सूद पे, तो आपको 10,000 टका बैंक को वापस करना पड़ेगा। अब साल भर बिजनेस करके आपको एटलीस्ट 15% या 12% कमाना पड़ेगा। अगर 12% कमाओगे तो 12,000 टका कमाओगे, तो 2,000 टका आप अपने पास रखोगे, अपने पास रखोगे, फिर जो लोग एम्प्लॉय है उनको सैलरी दोगे, बहुत कुछ है। 10% तो सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट है, 10% तो सिर्फ सूद का खर्चा है। 12% कमाओगे तो 2% जो इनकम होगा वो आपका एक गेन, मतलब बेसिकली एक इनकम होगा, उसमें से एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह सारा मेंटेन करना है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप उसमें अपना रोटी खाओगे, सिंपल बात है। ठीक है, तो कम से कम 10% जो आपका हार्डल कॉस्ट है, 10% जो आपका हार्डल कॉस्ट, इसको हार्डल रेट भी बोलते हैं। हार्डल रेट माने कम से कम इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें कहाँ सीखते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखते हो। उसमें कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिसेंट क्लास में हम लोग काफी कैलकुलेशंस भी किए। कुछ और भी कैलकुलेशंस मेरे को आज भी कराने का मन था, पर मैंने सोचा कुछ ज्यादा ही मोनोटोनस हो जाएगा, कुछ नया टॉपिक कराते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो टॉपिक अभी भी 3-4 और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, वो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा और फिर किसी एक क्लास में होमवर्क को डिस्कस करूँ। ठीक है, तो फिर आई थिंक बेहतर होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आज का जो टॉपिक है इसमें बात करते हैं। ये जो टॉपिक है लेवरेज फाइनेंशियल, इसको फाइनेंसिंग डिसीजन बोला जाता है। अलॉन्ग विद दैट फाइनेंसिंग डिसीजन में दो पार्ट होता है सर, एक कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट और एक होता है लेवरेज का पार्ट। ऐसे किसी को भी आगे पीछे करो, डजेंट मैटर, समझने से मतलब होता है। तो मैं एक काम करूंगा कि मैंने ना सोचा कि लेवरेज को पहले कराते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर को मैं बाद में लूंगा। एग्जाम में दोनों मिला के भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लेवरेज का क्वेश्चन सिर्फ लेवरेज में ही पूछेगा, आपको लेवरेज भी पूछ सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, अलग अलग करके। और ऐसा भी हो सकता है कि लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर को मिला के भी पूछ सकते हैं। इसको फाइनेंसिंग डिसीजन भी कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन।
वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर आप सब टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलते रहते हो, ठीक है, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि आखिर टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा। क्या करें, आपका दाएं हाथ इंपॉर्टेंट है कि बाएं हाथ इंपॉर्टेंट है? हाँ, बाएं पैर इंपॉर्टेंट कि दाएं पैर इंपॉर्टेंट? नहीं सर, दाएं हाथ से खाते हैं, बाएं हाथ से तो खाते नहीं है, बटन तक नहीं लगा पाओगे शर्ट का। समझ में आ रहा है, एक हाथ अगर नहीं रहेगा तो इम्पोर्टेंट सारा ही होते हैं, तो क्या करें, बोलना पड़ता है। बचपन वाला बचपन वाला एटीट्यूड क्या होता है? नहीं सर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो। अभी ये इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट वाला है, ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट वाला है। इसमें इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा, हमें पूछ के पूछेगा? नहीं ना। फिर भी नॉर्मल कॉलेज एजुकेशन को थोड़ा सिंपल इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर आम आदमी पढ़ते हैं, वहां पर सब आम है। अगर आपको खास बनना है तभी तो आप ये कोर्स करने आए हो, नहीं तो ये वाला करियर क्यों चूज करते हैं? अगर आम ही रहना होता, हो गया ना, जिसका जिसका कॉलेज हो गया है, हो गया, आम आदमी वाला जिंदगी हो गया ना। तो खास आदमी बनना है तभी ना इधर आए हो, नहीं तो इधर आने का, इधर कौन आता है, कितना ही लोग आना चाहता है, क्योंकि खास सबको बनना है नहीं, इतना लोड नहीं ले पाते ना। अब आप लोग लोड लेने के लिए आए हो ना सर, डालो सर लोड डालो, मैं लोड डालने का काम करूँ, लेबर हूं मैं, ठीक है। मैं आप लोगों पे बोरा डालूंगा, जितना वजन सह सकते हो गाड़ी के वजन को, टन को बढ़ाते रहो। कितना मेट्रिक टन का गाड़ी है आपका? हाँ, कितना कैपेसिटी है, 9 टन का, 10 टन का? अगर कैपेसिटी कम हो जाएगा तो और लोड बढ़ा देना। ठीक है चलो, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक में भी बात कर लेता हूँ। ठीक है सर, जानते हैं हम लोग। चलो लिखो, लिखते लिखते समझेंगे, बहुत कुछ समझना है। लेवरेज का मतलब क्या है पहले थोड़ा थोड़ा लिखाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में भी चले जाएंगे जैसे कि रोज करते हैं। लेवरेज, हाँ, ऐसे तो ये, अगर इसका जो मेन टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस का एक पार्ट है लेवरेज, ठीक है। अच्छा, मैं जो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझा रहा था, इसके साथ इसका क्या कनेक्टिविटी है? सर इसका कनेक्टिविटी है कि लेवरेज का मतलब होता है रिस्क कंट्रोल करना, बेसिकली ये रिस्क है, रिस्क अराइजिंग ड्यू टू फाइनेंसिंग। बिजनेस जब मार्केट से लोन लेता है तो लोन एक बर्डन भी होता है। क्यों बर्डन है? क्योंकि, चलो सिर्फ बिजनेस का एंगल ही क्यों, नॉर्मल एंगल से सोचो ना, अगर आप नॉर्मल फैमिली वाले हो और आपके फैमिली में लोन है तो ये आपके लिए एक बर्डन ही नहीं है ना सर? मानो घर घर खरीदे हो नया, लोन है घर का, गाड़ी खरीदे हो, ईएमआई है उसका, बर्डन होते कि नहीं होता, है ना? तो जैसे आपको बर्डन आता है तो बर्डन एक रिस्क भी साथ में लाता है। नहीं, बर्डन तभी ना बोल रहे हो कि नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो बर्डन हो जाता है। तो सिमिलरली बिजनेस के लिए भी एक बर्डन है, लेकिन सर ये बर्डन बिना लेके बिजनेस हो नहीं सकता, ये बर्डन लेना ही पड़ता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आज तक कोई बिजनेस प्रॉपरली इग्नोर कर नहीं पाया। अगर ऐसा ना होता तो फिर बैंकिंग बिजनेस चलता ही नहीं, है ना? फाइनेंसिंग बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, चारों तरफ देखो एनबीएफसी खोला है, सिर्फ अकेला बैंक नहीं संभाल पा रहे, एनबीएफसी ओपन करना पड़ता है। एनबीएफसी माने जो बैंक प्रॉपरली नहीं है पर फिर भी लोगों को फाइनेंसिंग करता है। आज के डेट में करीब करीब 200-250 कंपनियों का सिर्फ एनबीएफसी बना है। बैंक अगर है 10-15 बैंक है, लेकिन एनबीएफसी बन गया 200-250। सरकार सरकार को भी पता है कि इतना जरूरत है कि वो अकेला मैनेज नहीं कर सकता, समझ रहे? तो वो सब सारा चीज को मैनेज कर। तो लेवरेज क्या है, बिजनेस क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर अलग अलग सोर्स में पैसा रेज करते हैं, उसमें जो रिस्क होता है उस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने का टेक्निक सिखाते हैं। समझ में आ रहा है? कनेक्टिविटी समझ में आ रहा है? धीरे धीरे और समझ में आएगा, ये तो बस अभी कहानी में सुना रहा हूँ। अब धीरे धीरे तुमको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लैरिटी मिलेगा। अभी बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करो। क्या हुआ सर, गर्म लग रहा है तो पीछे जाना। हाँ, कर ले।
लेवरेज को थोड़ा सा लिखो सर। रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंटिंग ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अकाउंट बने यहाँ पर रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो अकाउंट का मतलब है ये क्या है, अकाउंटेंसी वाला अकाउंट नहीं, ये रीजन वाला अकाउंट। रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, किसके कारण बिजनेस में रिस्क होता है, तो बिजनेस का जो फिक्स खर्चा है उसके कारण बिजनेस में जो रिस्क होता है उस चीज को एक्चुअली लेवरेज कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें दो तरह का मेनली चलता है। एक होता है सर ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और एक होता है फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। दोनों मिला के तीन होता है, ये दुटों के मिला ले तीन तीन नंबर टास्क। ऑपरेटिंग फिक्स एक्सपेंस कैसे होता है सर, रेंट होता है, डिप्रिसिएशन होता है, एटसेट्रा। और फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंस में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, एटसेट्रा। ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस माने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए आपको जो फिक्स्ड खर्चा करना पड़े, जैसे कोई भी बिजनेस, कोई भी एनी काइंड ऑफ बिजनेस, उसको रेगुलर बेसिस में अगर चलाना हो तो आपको दो तरह का फिक्स्ड खर्चा का सामना करना पड़ सकता है। एक, अगर आपने रेंट लेके रखा तो रेंट देना पड़ता है, ज्यादातर केस में बिजनेस का रेंट ही चलता है। ठीक है, किस्मत वाले को ही अपना घर में बिजनेस करने का मौका मिलता है। क्यों बोला किस्मत वाला, कितना लोग है जिसका अपना घर रोड साइड में होगा, और अगर रोड साइड में घर है तो बिजनेस कर रहे इतना संख्या कितना है, वो भाड़ा ही दे देगा ना। क्योंकि देखा गया है कि बिजनेस वही करता है जिसको बिजनेस मतलब जिसको भूख हो बिजनेस का। अगर सब कुछ है ना तो फिर बंदा बिजनेस नहीं करता है, ये देखा जाता है। ठीक है, किसी के पास सरप्लस एसेट होता है तो वो उसको कुछ भी करने का मन नहीं है, क्यों करे, बैठे बैठे आएगा तो फिर क्यों करे, है ना। मानो रोड साइड में तुम्हारा घर है, तुम बैंक बैंक को भाड़ा दे देते हो, तो ऐसा, मैं इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन भाड़ा नहीं देता, वैसा नहीं है। मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि किसी का घर है पुराने जमाने से चल रहा है और अच्छा लोकेशंस में है, रोड साइड में है, यहाँ पे नीचे दुकान खोल सकता है, इवन टॉप फ्लोर में भी दुकान हो सकता है, तो लोग भाड़ा दे देता है। और वही भाड़ा लेता है ना जिसका कुछ नहीं है, क्योंकि उसको बनाना होता है। जिसका कुछ नहीं होता है उसको कुछ क्रिएट करना पड़ता है, जिसका है उसको उतना नीड नहीं होता ना। और बिजनेस नीड का ही एक एप्लीकेशन है। बोलते हैं कि नेसेसिटी ऑफ द मदर ऑफ इन्वेंशन, समझते हो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, माने जरूरत ही किसी भी नया आविष्कार का माता होता है। आविष्कार ऐसे नहीं होता, उसके लिए जरूरत होना चाहिए, और जरूरत में आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आएगा, कुछ तो रिस्क टेकिंग पावर भी आ जाता है। तो ऑपरेटिंग फिक्स एक्सपेंस कैसे होते हैं, रेंट, डिप्रिसिएशन, एटसेट्रा। तो ये बिजनेस के लिए एक चुनौती है, चैलेंज है ना। बिजनेस में देखो, आप जहां पर रेंट लोगे, सिंपल एक चीज बता रहा हूँ। मानो आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, एक रेस्तोरां खोलना है। तो रेस्तोरां खोलोगे तो फिर रेस्तोरां में खाना बिके ना बिके, कस्टमर आए ना आए, रेंट तो देना पड़ेगा। क्योंकि जिसका घर है वो तुमको क्या बोलेगा, भाई तुम्हारे दुकानदारी पे चलने के थोड़ी ना हमने तुमको रेंट दिया, तुमने बोला हमको रेंट चाहिए, मैंने तुमको रेंट दिया, तुम्हारे दुकान में कस्टमर आए ना आए उसमें हमें क्या। हाँ, थोड़ा टाइम ग्रेस कभी कभी इधर उधर बातचीत करके जा सकता है कि भाई 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, पर देना तो पड़ेगा, इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके लिए एक रिस्क है। तो बेसिकली इतना कस्टमर लाओ कम से कम रेंट रेंट चुका पाओ, इतना कस्टमर ऑनबोर्ड करो कि कम से कम रेंट चुका पाओ, फिर उतना ज्यादा कमाओ ताकि लोन का इंटरेस्ट भी दे पाओ। समझ रहे सर, लेवल अप हो रहा है। आप लोग गेम खेलते हो ना, जिंदगी में कभी गेम इतना खेलना है तो रियल लाइफ गेम खेला करो। तो समझूंगा जिगरा है, मजाक नहीं करो, खुला चुनौती दे रहा हूँ। जिसको भी गेम खेलने का आदत है, सारा दिन बैठे बैठे 4 घंटा 10 घंटा गेम खेलते हैं, मुझे गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप लोग मेरे को बुरा मत मानो,
विलन की तरह मत ले लेना। मैं खुला चुनौती दे देता हूँ, ठीक है। नहीं आप बोलोगे सर मैं खेलता हूँ, आपको क्या हो सकता है, कोई बोल ही सकता है, ठीक है। आपका खाते हैं ना लेते हैं, मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर सच में गेम खेलना है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, कितना एनिमी को मारना है, कितना एनिमी का झेलना है, रियल लाइफ में गेम खेल के देखो। रियल लाइफ रियल लाइफ रियल लाइफ लाइफ खेल रहा है तुम लोग के साथ। वही मैं बोल रहा हूँ, लाइफ तुम्हारे साथ खेल रहे, तुम लाइफ के साथ खेल के दिखाओ, है ना। जिंदगी सबके साथ खेलता है, आप जिंदगी के साथ खेल के देखो, ठीक है। ओपन चैलेंज है, कितना लेवल क्रॉस कर पाते हो देखना है। सर चैलेंज क्रॉस कर लेंगे तो क्या करेगा, कुछ नहीं, सलूट करूंगा ओपन रास्ते में जाके। अच्छा, तो रेंट डिप्रिसिएशन एटसेट्रा, इसमें एक चीज लिखो, गिव्स राइज टू ऑपरेटिंग लेवरेज। गिव्स राइज टू ऑपरेटिंग लेवरेज। रेंट डिप्रिसिएशन बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क को बढ़ावा देता है, ठीक है। गिव्स राइज टू ऑपरेटिंग लेवरेज। और इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड एटसेट्रा जो होता है, ये क्या करता है, गिव्स राइज टू फाइनेंशियल लेवरेज। गिव्स राइज टू फाइनेंशियल लेवरेज, गिव्स राइज टू फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखाया, इसको अगर थोड़ा कोड लैंग्वेज में लिखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको थोड़ा कोड में करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो रेंट डिप्रिसिएशन के कारण बिजनेस में जो रिस्क पैदा होता है, इसको बोलते हैं DOL। क्या बोलते हैं इसको, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और ये जो फाइनेंस के कारण जो होता है, इंटरेस्ट वगैरह के कारण, इसको बोलते हैं DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फुल फॉर्म भी लिख लो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। अब DOL एंड DFL दोनों को जोड़ना है। DOL DFL दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, DTL और DCL। DTL का फुल फॉर्म क्या है, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो, बाद में नहीं तो भूल जाओगे। एसटीडी बहुत बचपन में बोलते थे ना, एसटीडी करते थे। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, हाँ, सब्सक्राइबर ट्रायल डायलिंग या सब्सक्राइबर ट्रांक डायलिंग, ऐसा कुछ है, ठीक है। एसटीडी आईएसडी, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ लिख लो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। एसटीडी आईएसडी पीसीओ होता था ना, ठीक है। तो याद नहीं होता है कभी कभी, तो यहाँ पर भी वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी बोलूंगा जब शायद याद हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो इसलिए फुल फॉर्म लिख लो। तो बिजनेस में अगर ऑपरेटिंग रिस्क है, उससे ऑपरेटिंग लेवरेज का जन्म होता है। बिजनेस में अगर फाइनेंशियल रिस्क है, तो उसमें फाइनेंशियल लेवरेज का जन्म होता है। और दोनों को मैच करा के, मैंने जोड़ के कंबाइन करके कंबाइन लेवरेज या टोटल लेवरेज का जन्म होता है। अब इसको ब्रेक करना, इस पर्टिकुलर लेवरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही बिजनेस का असली चैलेंज होता है। देखो, लेवरेज कितना लेवरेज है, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है एंड कंबाइंड लेवरेज है, जो तीनों लेवरेज के बारे में मैंने आपको बोला। अब अगर मैं थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में कुछ मिनट बात करूं, 2-3 मिनट, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एक्चुअली क्या कहना चाहता है, देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट माने बिजनेस में जो ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, सबको पढ़ना पड़ता है। एमबीए फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल सीएफए वाले जो होते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एसीसीए, पीसी, सीपीए, मैंने दुनिया का जितना भी फाइनेंशियल पढ़ाई होता है, हर पढ़ाई में फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और यही सब इसी के ऊपर अल्टीमेटली डिग्री निर्धारण होता है कि भाई बंदा को फाइनेंशियल नॉलेज है कि नहीं। फिर क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ओनली सब्जेक्ट्स जिस सब्जेक्ट एक्चुअली बिजनेस का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बात करता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या बाकी सब्जेक्ट नहीं है? अरे सर, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके तो पूरा बिजनेस चलता है, लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली बिजनेस के वेल्थ में बात करता है। सारा दिन इसका काम यही है कि भाई बिजनेस वेल्थ मैक्सिमाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या सिचुएशंस है, आगे बिजनेस का पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। इनका मेन पर्पस यही है। यहाँ पर वेल्थ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। द वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। कंपनी का मार्केट में परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बिजनेस में मैक्सिमाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर क्या चाहता है जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करे? कि बिजनेस ग्रो करे। और कंपनी चाहता है कि इन्वेस्टर को पैसा तो देना है, बट इन्वेस्टर के साथ इनका रिलेशन थोड़ा इन्वर्स क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टर तो अपना ग्रोथ चाहता है और कंपनी अपना ग्रोथ चाहता है। अगर सारा पैसा इन्वेस्टर पे बांट देगा तो कंपनी का ग्रोथ कैसे हो? इसलिए कंपनी को इन्वर्सली रिलेशन में चलना पड़ता है। इन्वेस्टर को भी देना है, खुद को भी पढ़ना है। सारा पैसा इन्वेस्टर में नहीं बांट सकते, कुछ पैसा कंपनी को खुद के लिए भी रखना पड़ेगा। इसके लिए उसको करना पड़ता है वैल्यू क्रिएशन, जो ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी का वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है। इन टर्न एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर इज डिपेंड ऑन रिस्क ऑफ द कंपनी। कंपनी का रिस्क कितना है इस पर डिपेंड करता है कि कब इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर ज्यादा रिस्क है तो इन्वेस्टर को डर है कि क्या उसका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अगर ज्यादा रिस्क है तो इन्वेस्टर को यह डर लगता है कि क्या कंपनी मेरा पैसा वापस नहीं दे पाए तो। ये किसका डर है? इन्वेस्टर का डर है। देयरफॉर टू मैक्सिमाइज वैल्यू कंपनी शुड ट्राई टू मैनेज इट्स रिस्क। अगर कंपनी को इन्वेस्टर का पैसा चाहिए, अगर कंपनी को इन्वेस्टर का पैसा चाहिए तो कंपनी को भी अपना रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्वेस्टर अट्रैक्टेड नहीं होगा। द रिस्क में बी बिजनेस रिस्क, द रिस्क में बी फाइनेंशियल रिस्क, और द रिस्क में बी बोथ। बिजनेस रिस्क माने यहाँ पर ऑपरेटिंग रिस्क का बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशंस। इट इज द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, कि क्या पता फ्यूचर बिजनेस में क्या परफॉर्म करेगा। ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज हाउ वेल कैन ऑपरेटिंग इनकम बी प्रेडिक्टेड, यानी बिजनेस रेगुलर बेसिस पे अपना ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करेगा। इसको बोलते हैं ईबीआईटी, कंपनी का ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये सब टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये जो ईबीआईटी, ईबीडीआईटी, ये सारा टॉपिक में डिस्कशन में इसी चैप्टर में कर पाऊंगा आपको। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? इट रेफर्स टू एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म्स शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डेब्ट। अब फर्म क्या करता है? शेयर होल्डर का डेब्ट लेता है, सॉरी मार्केट से लोन लेता है, तो उसका बर्डन शेयर होल्डर पे भी आता है, क्योंकि तुम लोन लोगे तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और तुम इंटरेस्ट भरोगे तो शेयर होल्डर का रिटर्न कम हो जाएगा। सिंपल, तुम खुद को एक बिजनेस का ओनर मानो, तुम मार्केट में 1 लाख टका इन्वेस्ट किया, ठीक है, लोन लेके, लोन का 10% का इंटरेस्ट है, तुम 1 लाख का 10,000 टका मार्केट को लोन का इंटरेस्ट देते हो, तुम खुद कमाते हो, 1 लाख का तुमको रिटर्न आता है मानो 15%, 15,000। 15,000 में से 10,000 टका माइनस करते हो तो 5,000 टका बचा पाते हो। अगर ये 10,000 की जगह 7,000 होता तुम्हारे पास ज्यादा रहता, या 10,000 की जगह अगर ये 5,000 होता तो तुम्हारे पास 10,000 होता। यस ना? लेकिन मार्केट भी देखता है, इसी को रिस्क कंट्रोल बोलते हैं। बिना लोन का बिजनेस करना भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कोई माँ के पेट से पैसा लेके नहीं जन्म लेता, पैसा लेके ही पैसा बनाना पड़ता है। इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है इकोनॉमिक वर्ल्ड में कि अगर आपको पैसा बनाना है तो पैसे से ही पैसा बनाया जाता है। मेक मनी फ्रॉम मनी, मेक मनी
फ्रॉम मनी। कुछ लोग पैसा लोन लेने से डरता है, कुछ लोग नहीं, काफी लोग डरता है। लोन सुनते ही नहीं नहीं बाबा लोन, ऐसा पहले ही बोलेगा लोन नहीं लेना, जैसा चल रहा है चलने दो। अगर आप डर जाओगे तो फिर पैसा कैसे बनाओगे? सर मतलब आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी हो जाए ले लेते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यू हैव टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क। धीमा धीमा पैर लगाना है। धीरे धीरे पैर फैलना है। जैसे वो शिकार जैसे करते हैं ना, बिल्ली को देखो कभी? हाँ, जब उसको शिकार मिलता है क्या करता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे, फिर जाके एकदम दबोच लेता है, शेर की तरह। शेर इसीलिए तो उसको क्या बोलता है, बिल्ली को शेर की मौसी बोला जाता है उसको, जानते हो? बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है। हाँ, बाघेर मासी के बेड़ा, ठीक है, सेम एटीट्यूड है ना, सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड है, बस छोटा है इसलिए हमारे साथ रहते हैं, अगर बड़ा होता तो नहीं रहता। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा विथ कंट्रोल। ये लेवरेज चैप्टर आपको यही सब चीज धीरे धीरे सिखाएगा। तो चलो मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, फॉर्मूला वगैरह सब याद दिलाऊंगा, ठीक है, कैसे लिवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, हर चीज में मैं बात करूंगा। फिर स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैलकुलेट करना, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू लिवरेज, ठीक है। डोंट टेक लोड, ये सब देख के डरो मत, बहुत फॉर्मूला है, बहुत सारा का कैलकुलेशन टेक्निक्स है, फॉर्मूला ये देख रहे हैं ना, देख के लोगों को डर लग जाता है, भाई क्या है भाई, हाँ, माथा खराब हो जाएगा देख के, ठीक है। देखोगे तो डर ही लगेगा, सीखोगे तो ये चीज खुद भी पढ़ सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। हाँ। इसलिए ना मैं पहले ये सब चीज ज्यादा दिखाता नहीं, मैं मैं इसलिए मेरा काम होता है। आप हाँ, हाँ, ये सब दिखाने के चक्कर में क्या होगा, वो पहले ही इंसान बाप रे ये सब क्या है, ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीजों में ज्यादा आपको फोकस नहीं कराता। देखो मत, चुपचाप सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, एक दिन देखोगे पता नहीं चलेगा कब जान गए सारी चीज। आज सुबह ये कंपनी के बारे में बात हो रहा था, क्या नाम है? हिंदुस्तान। नहीं नहीं, कार्ड बनाता है, क्या नाम, सुबह ही बात किया। ये मेमोरी का क्या हालत हुआ मेरा, पता नहीं, एकदम बादाम खा रहा हूँ, कुछ भी मेमोरी कहाँ चला गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी था। पुलिस। हम्म, हरामी? नहीं नहीं, वो तो कंपनी का नाम नहीं था। अरे वो तो पुलिस हरामी, वो तो कैंडल स्टिक्स था, वो हरामी हिंदी हरामी नहीं है बाबा, ऐसे जो लोग नहीं जानते हैं ना, वो लोग बोलेगा सर गाली मार रहे हैं क्लास में। चलो, ऐसे ही कंपनी है, एयरपोर्ट लॉन्च सर्विस देता है, कुछ सालों से, जब आया था 1 साल पहले काफी प्रॉफिट किया था, अभी भी प्रॉफिटेबल है। मैं इसका फाइनेंशियल थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये सुबह कौन सा कंपनी लिया था वो, ये भगवान, कभी कभी क्या हो जाता है। इसका नोट्स भी है मेरे पास, एक सेकंड रुको तो सही, मन में खलबली मचा रहता है। हाँ, क्या है कंपनी, क्या है कंपनी, क्या है कंपनी? अरे वीडियो ऑन हो गया देखो, अरे नहीं बाबा वीडियो नहीं चाहिए हमें। ऑडिट 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 ऑडिट, यहीं पर कहीं तो था, आई थिंक दिस वन। हाँ, जागेल जागेल, ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रहा था सुबह, ठीक है। तो चलो मैं इसी के बारे में थोड़ा आपसे बात करता हूँ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, रिसेंटली इसका शेयर में ना गजब का ग्रोथ आया है। तो सब कोई मुझे पूछ रहा था क्लास में, जागेल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड, कि सर क्या बात है, ये शेयर इतना बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। अगर तुम लास्ट 1 वीक का इसका रिटर्न देखोगे, ये देखो सर, माथा खराब करने वाला रिटर्न दिया है। मैं रिसेंटली इसका एनालिसिस दिया था क्लास में, जब इसका शेयर 220 समथिंग में चल रहा था, ठीक है, मतलब मैंने दिया था 1 मंथ बैक, ठीक है। तब इसका शेयर का दाम चल रहा था अराउंड 220, 230 अप्रॉक्स। ग्रुप में कुछ लोग तो मैंने देखे, मैं भूल जाता हूँ कि क्या दिया, देख रहा है ना मेरे मेमोरी का हाल है, ठीक है। तो फिर रिसेंटली 1 हफ्ता पहले एक लड़का बोल रहा है कि सर शेयर भयंकर ग्रोथ दे रहा है। मैं बोले अच्छा, क्या बात है, देखना पड़ेगा।
तो फिर कल परसों देखा कि यहाँ से ग्रोथ देना चालू किया, फिर मैंने भी ट्रेड लिया, फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट करके फिर मैंने भी सेल कर दिया, और बाकी लोग तो पहले से ही करके रखा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कंपनी क्या करता है नहीं करते थोड़ा देखते हैं। तो चलो आप लोगों के लिए अभी शेयर मार्केट का बात नहीं करूंगा कंपनी का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का हालत दिखाता हूँ। देखो, आप लोगों के लिए ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस है। ठीक है, ये आप लोगों को बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग CS का पढ़ाई करते हो ना, इसलिए। ठीक है, जो लोग ये सब पढ़ाई नहीं करते उनके लिए ये सब बाय डिफॉल्ट नहीं है, उनको अलग से पढ़ना पड़ता है। सुबह एक सीनियर भैया आया था ना, मेरे को पूछा सर एक बार आओ, और मेरे को क्या पूछ रहा था कि सर फंडामेंटल का क्लास कब से स्टार्ट करोगे, वो पूछने के लिए मेरे को बताया। ठीक है तो उनका लग्जरी नहीं है आप लोग की तरह, और आप लोगों के पास है फिर भी आप लोग अहमियत नहीं देते। ये देखो सर, ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में नया कंपनी है इसका स्टेटमेंट आया है। ये देखो 554 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। रेवेन्यू मैंने सेल, फिर यहाँ से कंपनी खर्चा किया पावर फ्यूल वगैरह में। बेसिकली इसका सबसे ज्यादा खर्चा होता है सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख रहे हो ना सर, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने बिजनेस को डे टू डे बेसिस में चलाने का खर्चा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यही ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग रिस्क पैदा करता है। इसमें रेंट डिप्रिसिएशन सारा चीज रहता है, डिप्रिसिएशन तो बाद में फिर से है। इसमें बेसिकली रेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट अलग है, 43 करोड़ का एम्प्लॉय कॉस्ट है। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में 27 करोड़ है, लेकिन ऑपरेटिंग में देखो 434 करोड़ है, यानी 554 करोड़ का। बेसिकली ये ना सॉफ्टवेयर बेस्ड एक फिनटेक सर्विस कंपनी है। कंपनी करता क्या है मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कंपनी है। ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कंपनी है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बेसिकली क्या करता है, से फॉर एग्जाम्पल मानो ये TCS में काम करता है, तुम विप्रो में काम करता है, ये मानो इन्फोसिस में काम करता है, ठीक है, या बिग फोर में काम करता है। ठीक है, आप लोग तो बिग फोर वगैरह में जाओगे, तो आपको कंपनी कुछ बेनिफिट देना चाहता है। क्या बेनिफिट, पुराने जमाने में क्या करता था, अगर कोई अच्छा काम करता था तो उसको इंसेंटिव्स के रूप में कैश का पैकेट देता था। ठीक है, कि भाई चलो 2000 टका एंजॉय करना फैमिली के साथ, या 5000 टका का एंजॉयमेंट दे दिया, या फिर हॉलीडे पैकेज के लिए टिकट काट के दे दिया। ठीक है, सिंगापुर घूम के आओ फैमिली के साथ, बैंकॉक जाओ। ठीक है, समझ रहे ना, नॉर्मली यही तो देता है कोलकाता से। हाँ, पास में है, कुछ नहीं तो कम से कम सस्ते का बैंकॉक। ठीक है, वो अलग बात है आप लोग बैंकॉक सुन के क्यों इतना हंस रहे हो। ठीक है, पर मैं तो ऐसे ही बोला सर, ऐसे जगह बहुत सुंदर है, वो अलग बात है। ठीक है नाउ पॉइंट इज दैट कि अब कंपनी इतना सारा सर्विस जो देता था, ये सारा सर्विस ना ये कंपनी बोल रही कि भाई कंपनी एम्प्लॉय को क्या सर्विस देना चाहता है, कंपनी उसका एक कैश बेनिफिट दे। अब एम्प्लॉय अपने हिसाब से खर्चा करे, जरूरी नहीं कि उसको बैंकॉक जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि बंदा स्पिरिचुअल टाइप का है, ठीक है, उसको बैंकॉक पसंद नहीं है, वो 4 धाम यात्रा करेगा। हो सकता है उसको बैंकॉक नहीं जाना है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ जाएगा। ठीक है, तो वो अपने पसंद का करेगा। तो आप एक काम करो, आपको एम्प्लॉय बेनिफिट देना है, हम एक कार्ड बनाते हैं, आप उस कार्ड के अंदर सारा चीज डाल दो वैल्यूएशन वाइज। अब बंदा एयरपोर्ट में जहां पर भी जाएगा वहां पर वीजा के स्वाइप स्वाइप करेगा, उसका वो पैसा काट जाएगा। बंदा मीटिंग करने के लिए एडवांस जा रहा है, कंपनी उसको खर्चा बाद में रिम्बर्स करता है। ठीक है, उसके लिए सारा बिल का हिसाब कभी रखना पड़ता है। ये कंपनी बोल रही नहीं, आपको जो देना है कार्ड में डाल दो टॉपअप की तरह। वो टॉपअप लेके वो जहां जाएगा उसको स्क्रैच करेगा, सारा खर्चा उसमें से हो जाएगा। बंदा जा रहे हैं, आप बस टॉपअप कर दो। समझ रहे, ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। रिसेंटली ये कंपनी विप्रो के साथ डील लिया है, और जैसे ही विप्रो के साथ डील हुआ तो ये कंपनी का शेयर इतना उछला है 220 से 353 विद इन 2 वीक्स। यानी विप्रो के साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ रहे हो। विप्रो एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर कंपनी है, टॉप लेवल इंटरनेशनल। उसके पास कितना एम्प्लॉय होता है, सारा एम्प्लॉय का बेनिफिट हुई इस कंपनी के थ्रू से होगा। तो इनको कितना कमीशन में अर्निंग होगा ये जागल प्रीपेड ओशियन सर्विस को। इसके अलावा और भी 5-7 कंपनी है बड़ा बड़ा जिसके साथ डील है इसका, बड़े विप्रो का डील सबसे बड़ा मार्केट को चौंका दिया। तो ये जब लास्ट ईयर आया था 2023 के एंड पे, तब इसका शेयर का दाम ओनली 158 था। 6 महीना पहले मार्केट में लिस्टेड हुआ, सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स। लेकिन उस टाइम पे इतना ज्यादा मार्केट में इसके बारे में बातचीत नहीं था। लेकिन बिजनेस का अब देखो ना क्यों बातचीत नहीं था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क देखो, ऑपरेटिंग खर्चा देखो।
ईबीआईटी एबिटा देखो, एबिटा माने प्रॉफिट है, बट इसके अंदर डिप्रिसिएशन वगैरह इंक्लूड है, तो फिर इस एबिटा से डिप्रिसिएशन को माइनस करना है। एबिटा माने ईबीआईटीडीए, ईबीआईटीडीए माने क्या होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, उसमें से डिप्रिसिएशन है 6.20 करोड़ का। ऐसे सॉफ्टवेयर का काम करता है, इसलिए फिक्स एसेट बहुत ज्यादा इसका है नहीं, ठीक है, इसलिए सिर्फ 6 करोड़ का डिप्रिसिएशन दिखाया गया। फिर आता है पीबीआईटी, पीबीआईटी माने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वो है ये 11 करोड़ का इंटरेस्ट। खुद खाए ना खाए ये सबसे पहले देना पड़ेगा। 49 करोड़ कमाया था, सॉरी 43 करोड़ कमाया था, उसमें से 11 करोड़ दे दिया, बचा कितना, 31 करोड़। नेट इनकम कितना है, 22 करोड़। अर्निंग पर शेयर हो गया 2.48। ये कहां से मिला, 22 करोड़ का नंबर ऑफ, ये लेवरेज चैप्टर में हम लोग यही सब कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। और बिजनेस का डिटेल्स रिस्क पता करने के लिए कंपनी का बैलेंस शीट चेक करके भी आपको पता लग जाता है कि इसका करंट लायबिलिटी देखो, नया बिजनेस है पर इसका लोन अच्छा खासा है। करंट एसेट है 175 करोड़ का, नॉन करंट एसेट माने लॉन्ग टर्म एसेट है 58 करोड़ का, टोटल एसेट है 234 करोड़ का। लेकिन करंट लायबिलिटी देखो, बच्चा कंपनी है फिर भी 117 करोड़ का करंट लायबिलिटी लेके बैठा है, माने शॉर्ट टर्म लोन है इसका 117 करोड़ का, लॉन्ग टर्म लोन है 68 करोड़ का, टोटल लायबिलिटी है 186 का, शेयर होल्डर का इक्विटी है 48 करोड़ का, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो 117 करोड़ का लोन बड़ा ही प्रॉब्लम कर सकता है, ये रिस्क है ना। तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से यही डराता है कि भाई इतना लोन लेके बैठे, लेकिन बिजनेस जब अच्छा चल रहा है तो शेयर का ग्रोथ हो रहा है। मतलब सिर्फ लोन है और बिजनेस नहीं है तो दिक्कत, लोन के साथ साथ बिजनेस है तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू हैव टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, थोड़ा सा तो लगता है जिगर, है ना, नाम भी अच्छा रखा जैगल, ठीक है। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस अच्छा खासा बिजनेस अभी तो दे रहा है, सुबह भी डिस्कस किया, ठीक है। मैं तो 1 महीना पहले से इसका बोल के रखा था, शेयर का ग्रोथ भी देखा, तो सबको यह बात कर रहे हैं। नॉर्मली जब तक ग्रोथ नहीं होता तब तक कोई बात नहीं करता है। हम बोला है अगर सर, लेकिन बोलते बोलते 4 बोला है, उसमें से एक काम कर गया, समझ में आ रहा है सर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई देखो मैंने बोल के क्या तीर मार दिया, वो बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको क्योंकि ये सब रेगुलर मैटर है हम लोग के लिए, देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये क्या है, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि देखो सर क्या सिचुएशन है बिजनेस का। अब यही चीज जब आप लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में देखते हो और कैलकुलेशन करते हो तो आपके सामने क्या होगा, ये चीज पिक्चराइज हो गया कि भाई जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है, तो पढ़ाई में मन भी आएगा और आना भी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपको मोटिवेशन नहीं आता है, आपके अंदर आग नहीं आता है, ठीक है, तो फिर मैं और कुछ नहीं कर सकता। और क्या आग देना है, हाँ, इतना पैसा का लोभ दिखा रहा है फिर भी आगे नहीं आ रहे, तो भाग मिल्खा, समझ रहे सर, तो भाग 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 मिल्खा। चलो ध्यान देते हो वापस, हाँ। तो ये था बेसिक एरिया। अब इसको समझना है, बहुत मेहनत लगेगा समझने के लिए। चलो, अब सीखते हैं कि कैसे ये सारा चीज कंपनी बनाते हैं, डेवलप करते हैं। आप लोग जब कंपनी का फाइनेंस संभालोगे ना, तो कंपनी आपसे ही उम्मीद करेगा भाई बंदे को आता है फाइनेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग धो डालना एकदम इंटरव्यू में। नहीं, रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा एग्जांपल हुआ है, इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, वो जो सवाल का जवाब पूछा है स्टूडेंट को, मेरा ही स्टूडेंट है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में गया था इंटरव्यू के लिए, सीएमए इंटर और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से वो गया था। तो जो सवाल उसको किया गया उसका जवाब इतना परफेक्टली दिया, तो इंटरव्यू जो ले रहा है वो बोल रहा है कि इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता। इतना अच्छा जवाब दिया। एक अभी रिसेंटली, ये थोड़ा पुराना बात है, 2-3 महीना रिसेंटली, और एक लड़का है एक दूसरे फाइनेंशियल कंपनी में गया था, एचआर उसका नॉलेज देख के मेरे को फोन करके बोलता है कि आपका ऑफिस कहाँ है, हम जाके मीट करेंगे आपसे। अब बात है भाई, एचआर आएगा मीट कर, आया, आई थिंक एचडीएफसी सिक्योरिटीज, हाँ, एचआर आया था मीट करने के लिए कि आपके यहाँ से जो लड़का लोग निकल रहे हैं, ये इतना नॉलेज कहाँ से ले रहे हैं, इतना नॉलेज नॉलेजेबल लगा आप लोगों को, बोले हाँ काफी नॉलेज।
तो ये मेरे को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि चलो स्टूडेंट को नॉलेज है और ये लोग मान भी रहे हैं। मैं उनको बोला कि आप ये भी ज्यादा दो तो वो लोगों को और अच्छा लगेगा। आप लोग अगर कम नाम में रखोगे तो कौन जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड बिजनेस रिस्क। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड बिजनेस रिस्क। लेट अस लुक एट स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट। किसी भी इनकम स्टेटमेंट का जो स्टार्टिंग होता है, ऐसे तो इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हो, मैं इसको थोड़ा भी कॉस्टिंग स्टाइल में लिखूंगा। ठीक है, जो लोग आप लोग मैम के पास कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास करते हो, देखना मैम इस तरह का लैंग्वेज में कॉस्टिंग में बहुत बात करते हैं। ठीक है, जो लोग करते हो मैम का क्लास, या अभी नहीं करते हो तो बाद में करोगे, जैसे आप लोगों का मैम का क्लास बाद में होगा। अच्छा, तो इसमें सेल्स होता है, तो सेल्स को ऐसे लिखा जाता है पी इंटू क्यू। ठीक है, फिर आता है यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें, यहाँ पर आप वेरिएबल कॉस्ट को लिखो वी इंटू क्यू। फिर आपको जो मिलता है ना, इसे बोलते हैं सर क्यू इंटू पी माइनस बी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर आ जाता है फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को आप एफ लिख दो। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को माइनस करने पे जो आता है उसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी, इसे आप लिख दो क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ। क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ। यहां तक लिख लिया सर? ये सब कुछ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहा है? आर्जो, अभिजीत, समन्विता, सनोन। हाँ सर। हाँ सर। तो सेल्स हो गया पी इंटू क्यू, वेरिएबल कॉस्ट हो गया बी इंटू क्यू, कंट्रीब्यूशन हो गया क्यू इंटू पी माइनस बी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हो गया एफ, एंड ईबीआईटी हो गया क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ। ये जो मैं आपको साइड बाय साइड कर रहा हूँ ये एक्चुअली फॉर्मूला बन रहा है, बट मैं आपको अगर फॉर्मूला बोल के पढ़ाऊंगा तो आप लोग लोड ले लो। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते सिखा दूंगा। क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ, ये वाला ये क्यू है। ईबीआईटी, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये एक्चुअली बिजनेस का पहला पड़ाव है। मैंने बेसिकली जो जैगल का भी दिखा रहा था ना मैं आप लोगों को, मैंने मैंने आपको बस इतना सा लिखा है इनकम स्टेटमेंट में। रेवेन्यू, यहाँ पर मैंने डिप्रिसिएशन को अभी इग्नोर किया। ठीक है, जब जरूरत होगा डिप्रिसिएशन को रखूंगा। डिप्रिसिएशन अगर रहेगा तो उसको ले सकते हैं, बट अभी मैं इसको इग्नोर किया फॉर दी इजी अंडरस्टैंडिंग। डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को मैं बाद में मतलब यहाँ पर डाल दूंगा, बट फिलहाल इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इग्नोर किया। तो यहाँ पर मैंने बस ईबीआईटी तक का आपको सफर दिखाया, बाकी सफर अभी बाकी है। ठीक है, सफरनामा में बाकी सफर बाकी है। ठीक है, नेट इनकम, ईपीएस, डीपीएस, पे आउट रेशियो, ठीक है, ये सफर में भी आगे जाना है ना। क्वेश्चन उठता है कि सर इससे एक्चुअली क्या समझ में आता है? सर इससे समझ में ये आता है कि किसी भी बिजनेस का शुरुआत होता है सेल से। तो पी इंटू क्यू क्या है भाई? कितने का प्रोडक्ट है और कितना क्वांटिटी बेच रहे हो। प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी करने से ही सेल्स आ जाता है, सिंपल। फल वाला को भी पता है, जो मार्केट में फ्रूट्स बेचता है, कि भाई सारा दिन में कितना फ्रूट्स बेचा और कितना क्वांटिटी का बेचा, मैंने क्या दाम पे बेचा और कितना क्वांटिटी का बेचा, 1 किलो बेचा कि 50 किलो बेचा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? डेली बिजनेस को चलाने का एक रेगुलर खर्चा होता है उसका, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट हो, कुछ तो लगता है। फुचका वाले को पूछो, फुचका जो दुकान लगाते हैं, वो भी बोलेगा भाई मेरा वेरिएबल कॉस्ट डेली का इतने का आलू लगता है, डेली का इतने का इमली पानी लगता है, डेली का इतने का मेरा पुदीना का पत्ता लगता है। ठीक है,
मेरे को इतने का फुचका लगता है, सूजी लगता है, वो उसका डेली वेरिएबल कॉस्ट है। डेली का जो खर्चा होता है वो वेरिएबल होता है। उबेर वाले को पूछो जो कैब चलाता है, गाड़ी उसका फिक्स्ड है, लेकिन गाड़ी में जो तेरी तेल लगता है वो उसका वेरिएबल है। तो बिजनेस डेली का जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, उसको कैलकुलेट करता है। फिर उसे कैलकुलेट करके बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंस जैसे पता लग जाता है, उससे उसको मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माने, इसको एक तरह से ऐसे भी, कंट्रीब्यूशन इज नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट, बट यू कैन से इट्स अ डे टू डे बेसिस में बिजनेस का एक प्रॉफिट। ऐसे इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, ये बेसिकली आज का कंट्रीब्यूशन क्या है। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके आपको डेली बेसिस का बिजनेस का कंट्रीब्यूशन पता लगता है कि भाई मैंने इतना पैसा, इतना मेरा सेल हुआ, इतना मेरे को वेरिएबल खर्चा हो गया। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अच्छा है, नेगेटिव है तो चिंता का विषय। फिर यहाँ से आपको फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने रेंट लेके रखे हो तो रेंट का खर्चा, ठीक है, डिप्रिसिएशन वगैरह हो सकता है उसका खर्चा। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड खर्चा को माइनस करने के बाद आपको जो बचता है उसे बोलते हैं ईबीआईटी। ठीक है, अब इसको तुम अगर फॉर्मूला वाइंड देखो, पी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू। वी मैंने वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, मैंने कितने का कॉस्टिंग लगा, कितने का खर्चा और कितना क्वांटिटी पे खर्चा किया। और इसको मैंने सिंपल मैथमेटिकल चीज किया, बचपन में अलजेब्रा में नहीं करते थे, क्यू को कॉमन कर दिया और पी माइनस भी कर दी। ठीक है, फिर क्यू इंटू पी माइनस बी के पे एफ को माइनस करना है, मतलब माइनस फिक्स कॉस्ट। तो क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ, ऐसा करने से आपको बिजनेस का ईबीआईटी मिल जाता है। बात समझ में आया सर? फॉर्मूला कोई रटने का चीज नहीं है, फॉर्मूला इज प्योरली अंडरस्टैंडिंग फैक्टर। ये किताब देख के स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना, डर जाते हैं। उनको लगता है, हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, हम लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था। तो हम लोग भी ना ऐसे चौथा ले, क्या बोलते हैं उसको, चौथा चौथा बोलते हैं ना सबको एक, अरे जो चीटिंग करने के लिए लेके जाते हैं। हम लोग ये सब सारा चीज कॉलेज लेवल में क्या करते थे, इवन एमबीए लेवल में भी सब दोस्त लोग क्या करता था, सब फॉर्मूला रट के ऐसे लेके जाता था पॉकेट में। ठीक है, तो कब क्या पता कौन सा आ जाए, तो सारा वैसे फॉर्मूला को लेके जाते थे ना। तो अगर समझे होते उस टाइम पे, ठीक है, तो फिर शायद ले जाने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला कैसे बना है, ये सारा चीज आपको अगर समझ में आ जाता है ना, तो आप इसको कभी ऐसे मतलब ये चीटिंग का जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि पूरा चीज समझ लो एक बार। नेक्स्ट लिखो, बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क। बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क refers to the variability of EBIT। बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़े हो सर? अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो बड़ा काम का चीज है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, तो उसने अगर बाई चांस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को कभी जिंदगी में छुआ नहीं, तो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। छू लो सब्जेक्ट को, बड़ा काम का चीज है। ग्राफ देख के डर लगता था ना लोगों को इकोनॉमिक्स का, ठीक है, काफी लोगों को डर लगता है, जिनको नहीं लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स का यूज आपको यहाँ पता लगेगा। बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ ईबीआईटी। मैंने कहना ये चाहता है कि आपके बिजनेस में जो ईबीआईटी है, ये जो ईबीआईटी है ना, पीबीआईटी या ईबीआईटी, इस ईबीआईटी से पता लगेगा कि आपका बिजनेस में रिस्क कितना है। वेरिएबिलिटी ऑफ ईबीआईटी से पता लग जाएगा कि बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क कितना है। मैं आपको चलो और एक बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, इसका हालत देखो। ये तो जैगल देख लिया आपने, नया बिजनेस है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। एक बड़ा बिजनेस का नाम ले रहा हूँ, इसका हवा हो गया टाइट, बत्ती हो गया गुल, और मीटर हो गया चालू। इसका ओनर अभी जेल में है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, नरेश गोयल, लाइफ टाइम
जेल हुआ इसका बहुत बड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग माने गलत तरीके से पैसे को डुप्लीकेट वे में फेमा रेगुलेशंस को वायलेट करके गलत तरीके से पैसा लेना, या गलत तरीके से मतलब बेसिकली ब्लैक मनी का पूरा हरकत करना पैसा। इसका चार्ज लगा है और जोर का चार्ज लगा है। बंदे को कैंसर हुआ है, ट्यूमर हो गया है, तो अभी एज हो गया है उसका, ट्यूमर हुआ है तो उसको अभी हेल्थ रीजंस में बेल मिला है। ठीक है, इतना बड़ा कंपनी जेट एयरवेज, नाम तो सुना है रे बाबा। हाँ, हालत देखो इसका, जेल का, जेल तो अभी कुछ कुछ महीने पहले हुआ है। इसका केस बहुत दिन से चल रहा था। जेट एयरवेज, नरेश गोयल, ये बंदा है, 74 ईयर्स एज है। ये देखो, जेट एयरवेज बॉस नरेश गोयल डायग्नोस्ड विद मैलिग्नेंट कैंसर समथिंग। ठीक है, ये देखो, कंफर्म मैलिग्नेंट ग्रोथ डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें बहुत का चीज मिलेगा आपको। ये देखो, he is currently in the judicial custody since September 2023 and is facing an arrest of 538 crore fraud case. He is lodged in Arthur Road jail in central Mumbai. पैसा का क्या होगा वो तो बाद में उसका एसेट बेच के दिया जाएगा, और क्या। अब इसका जेट एयरवेज का बिजनेस अभी भी बंद नहीं हुआ है, बिजनेस चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो इसका ओनर था, प्रोमोटर था, वो तो ये हालत में है। इसका बिजनेस का हालत 2019 से बहुत भयंकर खराब होने लगा था। इसका बैलेंस शीट देखोगे तो डर जाओगे। देखो, 2020 तक का डेटा अवेलेबल है, उसके बाद और बिजनेस ज्यादा कुछ किया नहीं है। 2019 में लास्ट एक उड़ान भरा था अमृतसर टू मुंबई, उसके बाद बंद कर दिया ऑपरेशन। क्यों? लोन नहीं चुकता कर पा रहा था। देखो सर, एसेट देखो और लाइबिलिटी देखो। टोटल एसेट कितना है? 6,971 करोड़ का। और टोटल लाइबिलिटी कितना है? 22,551 करोड़ का। बत्ती गुल मीटर चालू होगा ना। 6,000 करोड़ का एसेट लेके 22,000 करोड़ का लाइबिलिटी लेके बैठा हुआ है, और इस लाइबिलिटी को चुकता करने के लिए बंदा इधर उधर का पैसा डाल रहा था और बाद में फंस गया। 2019 में लास्ट अपना बिजनेस का ऑपरेशन किया था, उसके बाद जेट का फ्लाइट बंद है। बिजनेस बंद नहीं है, फ्लाइट बंद है, ऑपरेशन बंद है। अभी पता नहीं क्या डिसीजन होगा, देखो अभी क्या होता है। मुझे तो लगता है ये बंद हो जाएगा मुझे, क्योंकि 19 से मैं 19 के लास्ट में लास्ट उड़ान भरा था इसका। कोशिश फिर से किया था 2023 के स्टार्टिंग में कि फिर से स्टार्ट करेगा, उसी उम्मीद से शेयर का दाम भी बढ़ा था। ये देखो, 23 के स्टार्टिंग में ना, ये देखो, देख रहे 72 टका, यहाँ से देख रहे उम्मीद का किरण, 38 टका से शेयर का दाम 72 में चला गया। क्योंकि डिक्लेरेशन दिया था कि शायद जेट स्टार्ट होगा, कुछ नया फ्लाइट को रेडी किया, इस तरह का कुछ बात है। इसके अगर फ्लाइट बहुत सारा है, फ्लाइट बेच बाच के पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन लोन का हालत देख रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है। इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो और डर जाओगे। देखो 2023 में देखो 1,000 करोड़ का नेट इनकम है, 1,000 करोड़ का नेट इनकम माइनस रे बाबा, नेगेटिव 1,000 करोड़। उससे पहले 772 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 152 करोड़ का। 21 में बिजनेस बंद था, इसलिए चालू करने का बात किया तो खर्चा और बढ़ गया। 2020 में देखो 2,800 करोड़ का, 2019 में जब बंद किया था तो 5,500 करोड़ का लॉस करके बंद किया। देखो सर, हर साइड में दिखा रहा हूं मैं आपको। नया बिजनेस मॉडल भी दिखाया जागिर जैसा, और मैं आपको पुराना जो एक बहुत ही पहचान वाला बिजनेस है उसका भी सिचुएशन से रूबरू कराया। क्यों? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ा से बड़ा लोग धोखा खा जाता है अपने आप को होनू नहीं समझने का। जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ कर दिया और अपने आप को होनू समझने लगता है ना, तो वो बंदा बाद में फंसी जाता है। बी कॉशियस, बी रेडी ऑलवेज, और हमेशा डाउन टू अर्थ होके चलना, कंपैशनेट होके चलना। उड़ान भरो पर पैर, उड़ान भरोगे तो फिर लैंडिंग भी तो करना है रे बाबा। ऐसे थोड़ी है कि उड़ान भर लिया तो और नीचे नहीं आएंगे। पैसेंजर को लेके कहाँ जाओगे? ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोन नहीं लेना है, बिना लोन का बिजनेस भी तो नहीं चल पाएगा। तो फिर बिजनेस ही ना करे।
मतलब बाहर निकलने से मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि घर में ही मरो। अरे भाई घर में भी तो मर सकते हैं। बाहर निकलने से डर है तो घर पे कौन सा डर कम है? क्या पता तुमको नहीं पता तो कि तुम्हारे घर के ऊपर ही फ्लाइट लैंड हो गया। ये थोड़ी होता है। नहीं, बाहर बहुत डर लगता है तो घर में कौन सा डर नहीं है। लोगों को मरना होता है तो घर में बैठे बैठे मर जाएगा। तो फिर बोलो इसका क्या डर था? कबे? কোন ব্রিজটাতে? এইদিকের ব্রিজটাতে? পুরোনো ব্রিজটাতে? ওই যেটা তলা দিয়ে গেছে? তোকে টালির বাড়ি ছিল, বস্তি বাড়ি ছিল, গাড়ির উপর পড়ে গেছে। बोलो। बंदा घर पे है, उसका क्या गलती है? इसका मतलब आप एक चीज समझो सर, कि जिंदगी का रिस्क ऐसे नहीं होता। काम करने से रिस्क लेना पड़ता है। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलो, कंट्रोल करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आएगा, दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत तो आएगा, बट यू हैव टू कंट्रोल। एग्जाम्पल देने बैठेंगे ना तो सारा दिन एग्जाम्पल ही देते रहेंगे। खत्म नहीं होगा सर, इतना एग्जाम्पल्स है। एक ग्राफ ड्रा करो। क्या हुआ, ग्राफ बोलते ही डर गए। एक तरफ है ईबीआईटी, एक तरफ है प्रॉफिट। एक तरफ है ईबीआईटी, एक तरफ है प्रॉफिट, एक तरफ है बिजनेस रिस्क। बीच में कर दो, पूरा बीचों बीच एक ऐसा एक रेखा खींचता। समझा था? ये जो रेड जोन है, खाना, रेड जोन जो है वो बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, तुमने जरूरत से ज्यादा रिस्क हाई ले लिया। हाँ ऑब्वियसली हाई रिस्क ऑलवेज आपको हाई प्रॉफिट दे सकता है। हाई रिस्क ऑलवेज आपको हाई प्रॉफिट दे सकता है, बट हाई रिस्क आपको तबाह भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। ठीक है? तो बिजनेस रिस्क हाई है। ये जो येलो लाइन है ना, ये मॉडरेट वाला लाइन है। और ये जो रेड का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये बिजनेस रिस्क लो है। ठीक है? तो लो रिस्क में क्या होगा, आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। हाई रिस्क में क्या होगा? हाई रिस्क में क्या होगा? आपका बिजनेस मुश्किल में आ सकता है। और मॉडरेट में क्या होगा? बीच का रहोगे। फाइनेंस हमेशा बीच में रहने का बात करता है। डोंट टेक टू मच रिस्क, डोंट टेक टू मच लो रिस्क, बीच में रहो। ठीक है? तो ये प्रॉफिट या ईबीआईटी हैंड टू हैंड चलता है। जैसे जैसे रिस्क आपका बढ़ता है वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रिस्क आपको मुश्किल में डाल सकता है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करना होगा। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिखा था ना, डीओएल का। अब ये डीओएल क्या करता है ये समझना पड़ेगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या ऑपरेटिंग रिस्क भी बोल सकते हो। मेजर दी elasticity of EBIT with respect to Q. Q माने सेल्स, Q माने सेल्स। मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ EBIT। इलास्टिसिटी माने क्या है? इकोनॉमिक्स हो गया, बोला ना, इकोनॉमिक्स आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े होंगे शायद, है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? Change in quantity demanded by change in price. चलो मेरे को ऑनलाइन में जवाब मिला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सनन ने बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन
प्राइस, ठीक है। तो ये जो चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज माने चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस का क्या मतलब होता है? सपोज किसी प्रोडक्ट का प्राइस पहले 10 टका था, अभी उसका दाम कम होके या बढ़ के, या तो कम होके 8 टका हो गया या तो बढ़ के 12 टका हो गया। तो परसेंटेज चेंज में चेंज हुआ, इसको परसेंटेज में बदलने से हो जाएगा। तो अगर 10 का चीज 12 हो जाता है या 10 का चीज 8 हो जाता है, तो पहले मानो प्रोडक्ट का 5 केजी का जब 10 टका दाम था तो 5 केजी ऑर्डर होता था, दाम कम हो जाएगा तो शायद 7 केजी ऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दाम ज्यादा हो गया तो ऑर्डर कम होकर 3 केजी हो जाए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ईडी क्या बोलता था? ईडी ये बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऊपर है। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इकोनॉमिक्स को रिपीट करा रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज के कारण उसके डिमांड में जितना प्रतिशत परिवर्तन आता है, ठीक है, प्राइस के परसेंटेज चेंज में, प्राइस के परसेंटेज चेंज में किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में जितना प्रतिशत चेंजेस आता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी हाई होता है उस प्रोडक्ट का बिजनेस करना अच्छा होता है, इकोनॉमिक्स कहता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि मानो थोड़ा बहुत दाम कम होने से या ज्यादा होने से बिजनेस में डिमांड में सप्लाई में इधर उधर होता है। नॉर्मली जो चालू प्रोडक्ट होता है उसमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। चालू प्रोडक्ट इन द सेंस रेगुलर प्रोडक्ट। से फॉर एग्जांपल प्याज का दाम मार्केट में 50 टका केजी चल रहा है, अचानक से मार्केट में गए पता चला 80 टका केजी, तो कुछ लोग क्या करेगा, प्याज लेना थोड़ा कम कर देगा। 50 टका केजी चल रहा है, मानो कि कुछ अचानक से मार्केट में बोला प्याज का दाम गिर गया है 30 टका में चल रहा है, तो जो लोग पहले 500 प्याज खरीदते थे बोलेगा 1 किलो दे दो। इसका मतलब हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट है। थोड़ा सा दाम इधर उधर में बिजनेस के डिमांड में इधर उधर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो इलास्टिक प्रोडक्ट का बिजनेस करने से आपका बिजनेस हमेशा रन होता है। इन इलास्टिक प्रोडक्ट का क्या पता कभी अच्छा चले कभी खराब चले। चलो मैं ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं करूंगा, बस सिंपल मेरे को ये समझाना था हल्का सा, तो मैं समझाया। क्यों समझाया बताता हूँ। चलो मैं फ्रेंड को क्लियर कर दिया। अब मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, माने सेल्स के रेस्पेक्ट में ईबीआईटी को मेजर करना है, क्योंकि बिजनेस का जर्नी स्टार्ट होता है सेल से। सेल से ही हम पहुंचते हैं ईबीआईटी में। तो अगर आपको ईबीआईटी को मेजर करना है तो सेल्स को मेजर करना पड़ेगा। अगर बिजनेस का प्रॉफिट को बढ़ाना है तो सेल्स से ही रेवेन्यू पे डिपेंड करता है ना, कि सेल्स कितना बढ़ेगा, रेवेन्यू इनकम कितना बढ़ेगा डिपेंड करता है रेवेन्यू पे, है ना, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है? रेवेन्यू बढ़ेगा तभी ना प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ अगर खर्चा भी बढ़ जाता है तो प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ता है। मानो आपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शाहरुख खान से ऐड दिलवा रहे हो, ठीक है, तो शाहरुख खान ऐड देगा तो ऑब्वियसली सेल तो थोड़ा ग्रो करेगा, लेकिन साथ में एडवर्टाइजमेंट खर्चा भी तो बढ़ गया, तो उसका इंपैक्ट भी प्रॉफिट में आता है। लेकिन मानो आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ किया, ऑर्गेनिक ग्रोथ माने कोई शाहरुख खान से ऐड नहीं दिया, बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो हुआ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू से। लोगों को अच्छा लगा प्रोडक्ट, एक एक दूसरे को बोला, वो दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, चौथे को बोला, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में क्या दिखा, ग्रोथ दिखा। इसमें एडवर्टाइजमेंट खर्चा नहीं है लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है, ये सच्चा ग्रोथ है। सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे सामने आ गया जीरोधा है। जीरोधा का आज तक कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, और जीरोधा का आज तक तुमने कभी किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ऐड भी नहीं देखे होंगे। आप स्टॉक्स में देता है, ग्रो का तो देता ही रहता है, सारा दिन ऐड देता रहता है, मोतीलाल ओसवाल भी देता है, लेकिन जीरोधा का कोई ऐड नहीं है, अभी भी नहीं देता। कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं, और मजा का बात है कि जीरोधा आज तक बिजनेस चलाने के लिए लोन तक नहीं ली। आज वो सेकंड मतलब एज पर कस्टमर बेस अभी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है वो, कस्टमर बेस के हिसाब से। नंबर 1 में शायद ग्रो है, कस्टमर बेस के ऊपर, ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज जीरोधा का वैल्यूएशन ज्यादा है। वैल्यूएशन में और भी कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इनका वैल्यूएशन बहुत है क्योंकि इनके पास जो भी कस्टमर है काफी पैसा वाला कस्टमर।
जीरोधा वगैरह के पास कस्टमर बेस उतना माने हाई फाई कस्टमर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी खराब भी नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज ये $1 बिलियन बिजनेस है, इसका वैल्यूएशन बहुत है। जीरोधा का वैल्यूएशन देखो ना, बहुत वैल्यूएशन है। अभी इन्वेस्टमेंट भी मिला है इसको, लेकिन जब ये बना था पूरा एकदम, इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? बूट स्ट्रैपिंग। ये भी एक फाइनेंशियल टर्म है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस कंप्लीटली, देखो जीरोधा इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट बता रहा है कि जीरोधा का वैल्यूएशन अप्रोक्स 30,000 करोड़ है, 3.6 बिलियन। ये प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। अगर पब्लिक होता तो मैं आपको अभी पूरा रिपोर्ट खोल के दिखा दूं, क्योंकि प्राइवेट है, इसका रिपोर्ट ऐसे मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है सर? जीरोधा पोस्ट 4.496 करोड़ रेवेन्यू एंड 2094 करोड़ प्रॉफिट 2022 में। 4,964 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और 2,094 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। समझ में आ रहा है? और एक कंपनी का नाम भी मेरे को याद आ रहा है जो इस बार बहुत अच्छा किया, ये भी वन ऑफ माई वेरी फेवरेट कंपनी इंडिया का करेंटली, ये भी साउथ का है, जैसे जीरोधा साउथ का है। जोहो रिसेंट जोहो रेवेन्यू। जोहो जोहो क्या है? ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेसिकली। इसका मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है। ये भी SaaS सर्विस देता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इंडिया में मार्केट इसका ग्रो कर रहा है, बट अभी वर्ल्ड वाइड इसका कस्टमर बेस बहुत हाई फाई है। इसका जो ओनर है वो पद्मश्री है, श्रीधर वेम्बू, बैंगलोर के हैं, सॉरी तमिलनाडु के हैं। बड़ा डाउन टू अर्थ इंसान है, नॉलेजेबल है। ऐसे लोगों को तुम लोग फॉलो भी कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि उनका लाइफ से सीखने वाला बहुत चीज है। मैं किसी अरे गहरे को नहीं बोलता फॉलो करने के लिए, मैं हमेशा ऐसे लोगों को बोलता हूँ जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो रिपोर्ट्स 8,703 करोड़ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 23, प्रॉफिट क्रॉसेस 2,800 करोड़। और मजा का बात है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट को कॉम्पीट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट को कॉम्पीट करता है, इंडिया का कंपनी है, तमिलनाडु का। इसका एक हेडक्वार्टर गांव में भी है, विलेज में अपना हेडक्वार्टर चलाता है, फैक्ट्री का। इसका बिजनेस मॉडल देखोगे ना, मतलब फिदा हो जाओगे, बोलते हैं ना फिदा हो गए, फिदा हो जाओगे। इतना इसका बिजनेस मॉडल इतना टॉप क्लास। इसका एक अकाउंटिंग कोर्स होता है सॉफ्टवेयर का, इसको मैं कराने का बड़ा इच्छा है। रिसेंटली 2-3 स्टूडेंट किया है। आप लोग भी आगे आगे करना, क्योंकि बहुत मार्केट डिमांड होने वाला है। मतलब टैली वगैरह का क्या है ना, वो तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, बट जोहो सॉफ्टवेयर अभी बहुत हाई डिमांडिंग है। मतलब पहले आप लोग जो सीख रहे हो सीखते रहो, बट साथ में जोहो का अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो भी कर लेना। कुछ और भी चीजें हैं इसका, बट अकाउंटिंग क्योंकि हम लोग कॉमर्स फील्ड से हैं, एटलीस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज, जोहो का सर्टिफिकेशन रख सकते हो, जॉब फील्ड में बड़ा हेल्प करेगा। अलग हुई थी और वॉट एवर डिग्री यू आर टेकिंग नाउ, लाइक CS, CMA, जो भी कर रहा है, NISM, जो भी कर रहा है, बट जोहो का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसका एक सर्टिफिकेशन ले लेना, जैसे टैली का लोग करते हैं वैसे ही। बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका, बाद में बोलोगे। आप लोगों को पता है ना, मैं बहुत दूर का देख पाता हूँ। ठीक है, दूर का देखता हूँ मैं। अब तूने पूछा था इसलिए मैं बोला कि दो ऐसा कंपनी, प्रॉफिट देखो कौन, 28 करोड़ प्रॉफिट नॉर्मल बात है सर। हाँ, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं है, 2,800 करोड़ है। बिजनेस इज देयर, ठीक है। सिर्फ हर केस में सिर्फ जेट एयरवेज ही लिखेगा क्या? मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ EBIT विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू माने सेल्स। लिखो, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ये भी तो अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब हुई डिमांड वाला बात हो गया ना। डिमांड में भी तो ऐसे ही पढ़ते थे आप लोग। हाँ, while other thing remaining constant if the price of a product increases its quantity demanded decreases and vice versa, ऐसे करके पढ़ते थे ना, है ना।
तो सिमिलर यहाँ पर भी हो गया कि इफ अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, इफ अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट और इलास्टिसिटी ऑफ ए ईबीआईटी रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, माने इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी माने कंपनी का जो ईबीआईटी है उसका बढ़ना या घटना सेल्स के ऊपर कितना चेंज होता है जब अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा तो, ठीक है। फिर आगे लिखो, हेंस, फुल स्टॉप दे देना यहाँ पर, हेंस DOL is only partial measure of business risk। and actually DOL जो है ये partial measure करता है बिजनेस रिस्क को। partial माने आधा, पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग रिस्क में बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल में तो बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैंने कहने का मतलब है कि जब मैं आपको रिस्क समझा रहा था तो मैं यहाँ पर अभी रेवेन्यू से लेके ईबीआईटी तक जा रहा, अभी बाकी तो बाकी है ना, इसलिए मैं बोला था सफरनामा बाकी है, ये आधा सफर है। तो आधा सफर माने रेवेन्यू से ईबीआईटी तक का जर्नी, फिर ईबीआईटी से ईपीएस तक का जर्नी बाकी है, यहाँ तक का। डीपीएस इस जर्नी का पार्ट एक्चुअल में नहीं है, हाँ वो बाद में, वो सब कुछ खत्म होने के बाद आता है। मेन जर्नी जो है रेवेन्यू से ईपीएस तक का, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस है, रेवेन्यू से अर्निंग पर शेयर होल्डर तक जाना है, ठीक है। और उस जर्नी में मैं अभी आपको रेवेन्यू से ईबीआईटी तक का या पीबीआईटी तक का जर्नी समझा रहा हूँ। तो इसीलिए ऑपरेटिंग लिवरेज रेवेन्यू से ईबीआईटी तक का मेजर को, रिस्क को मेजर करता है। तो इसको हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि इट्स अ पार्शियल मेजर, DOL इज ओनली पार्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। इसको समझने का फाइनेंशियल कुछ सिस्टम होता है, ये अंदर की बात है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इफ DOL इक्वल्स टू 3, इफ DOL इक्वल्स टू 3, सर कहां से आया 3? सर फिलहाल तो मैंने मन गणन दिया, करेंटली ये मैंने मन गणन दिया, मैंने सब्जेक्टिवली यहाँ पर डिसीजन लिया। आगे आगे आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर कभी किसी बिजनेस का DOL और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 3 आता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है इफ DOL इक्वल्स टू 3 इट मींस दैट इफ सेल्स माने Q, फॉर्मूला वाइज Q चेंज बाय 1%, then EBIT will change by 3% in same direction, in the same direction। in the same अगर बिजनेस का सेल्स 1% में चेंज होता है तो उसका EBIT 3% में बदलेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर रेवेन्यू 1% पॉजिटिव होता है तो EBIT 3% पॉजिटिव हो सकता है, और अगर 1% में सेल गिर जाता है तो EBIT 3% में गिर सकता है। समझ में आ रहा है सर? कितना अंदर की बात है, जो बिजनेस को अंदर से समझेगा वो कितना दूर का सोच सकता है, सोचो। जब बाकी लोगों को खबर मिलेगा उससे काफी पहले उसको खबर मिल जाता है। इसीलिए तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने से आप दूर का चीज देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी आप हमेशा एडवांस रहोगे, मार्केट में वही एडवांस रहता है जो पहले सोच पाता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, इसका मतलब यहाँ हायर द लेवल ऑफ F हायर द DOL। फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा होगा ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज्यादा होगा। फिक्स कॉस्ट इन द सेंस, फिक्स कॉस्ट इन द सेंस डेली खर्चा, डेली सॉरी डेली नहीं, बिजनेस का जैसे रेंट का खर्चा, डिप्रिसिएशन का खर्चा, माने एसेट बहुत जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट हो रहा है, ऐसे एसेट यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी पुराना हो जा रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, एवरी मंथ आपको एक बड़ा अमाउंट पे रेंट देना पड़ता है। ऑपरेटिंग में बात कर रहा हूँ इसलिए ये सब डेटा लिया। जेट का देखो सर, बंदा कितना फिक्स कॉस्ट में खर्चा कर रहा, देखो देखो इसका एम्प्लॉय कॉस्ट में कितना खर्चा है,
बैठे बैठे 3000 करोड़ का एम्प्लॉय खर्चा देना पड़ा, ये एम्प्लॉय कॉस्ट है। ऐसे एम्प्लॉय कॉस्ट तो फिक्स नहीं है, ठीक है, इसका फिक्स कॉस्ट आपको मिलेगा इसमें एबिटा में। 442 करोड़ का एबिटा है, मैंने डिप्रिसिएशन, मैंने एसेट कितना डिप्रिशिएट कर रहा है देखो, 400 करोड़ का डिप्रिसिएशन एवरी ईयर, मजाक है क्या? तो जिसका फिक्स खर्चा ज्यादा हो जाएगा वो मुश्किल में पड़ेगा। एक और बिजनेस का नाम याद आया, नाम है फ्यूचर रिटेल। ये फ्यूचर रिटेल और कोई नहीं सर, बिग बाजार है। बिजनेस तो इसका बंद हो चुका है, लेकिन इसका तुम हालत देखो, इसका फिक्स खर्चा देखो, देख रहा है डिप्रिसिएशन, यही तो, वही तो समझा रहा हूँ। मेनली बंद हुआ, इसका इंटरेस्ट बहुत हाई चला गया था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था, 1000 करोड़ का इंटरेस्ट है, देख रहे हैं सर 2020 में लास्ट में। तो इसका लास्ट में जब ये बेचा 25,000 करोड़ का लोन था इसका, और वो पूरा लोन रिलायंस ने पे किया, इसीलिए बहुत सारा स्टोर रिलायंस खरीद लिया, स्मार्ट पॉइंट खरीद लिया, ठीक है। ये देखो 2021 में 3000 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट, 2022 में 4000 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट। ऐसे ही थोड़ी बंद हो गया, फाइनेंशियल रीजन में बंद हुआ। अरे आप फिक्स खर्चा देखो, 1000 करोड़ का फिक्स्ड एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, 1300 करोड़ का फिक्स्ड एक्सपेंसेस, 1600 करोड़ का फिक्स्ड एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं सर? बिजनेस में फिक्स्ड एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा और इनकम अगर प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होगा तो ये बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए बोलते हैं हायर द लेवल ऑफ एफ हायर द ड्यूअर। मतलब जिस हिसाब से खर्चा बढ़ रहा है उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं बढ़ा तो मुश्किल, जिस हिसाब से खर्चा बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ा तो प्रॉब्लम। देखो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। Let us consider the journey from EBIT to EPS। वो जर्नी का नेक्स्ट हिस्सा, रेवेन्यू से EBIT देख रहे थे, अब EBIT से EPS जानना है। तो अगर आपको EBIT से EPS तक का जर्नी तय करना है, अगर आपको EBIT से EPS तक का जर्नी तय करना है तो आपको फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल लिवरेज का सामना करना पड़ता है। ओके लिखो, हाया द इनकम स्टेटमेंट, भाया, भाया मैंने समझते हो ना, जैसे बस जैसे भाया होके चलता है, ठीक है, भाया इनकम स्टेटमेंट। और मैं इसीलिए इनकम स्टेटमेंट खोल के ही स्टार्ट किया क्लास, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ नहीं बताया जाए तो आप लोगों को लोड लगेगा। लोड अच्छा होता है अगर कैपेसिटी के साथ मिले तो, नहीं तो क्या है लोड क्या करता है, जंत्र पाती को खराब कर देता है, होता है ना वो गाड़ी के नीचे, ठीक है, वो सह नहीं पाती। EBIT माइनस आई इंटू 1 - T माइनस आई वन इंटरेस्ट माइनस DP होल डिवाइडेड बाई N। N माने नंबर ऑफ शेयर, EPS माने अर्निंग पर शेयर। किसी को दिक्कत है तो फटाफट मेरे मुंह से सुन के लिख सकते हो। EBIT माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
आई फॉर इंटरेस्ट, वन माइनस टी माने टैक्स एंड डीपी माने प्रेफरेंस डिविडेंड, और होल डिवाइडेड बाई एन माने नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें लिखना फाइनेंशियल लेवरेज और फाइनेंशियल रिस्क refers to the elasticity of EPS माने अर्निंग पर शेयर का इलास्टिसिटी। माने ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे कि रिलायंस बिग बाजार जब पहले अच्छा देता था 2019 में भी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता था 14.47, कोई मजाक नहीं था। 2019 में इसका शेयर का दाम भी अच्छा खासा था। ये देखो 2019 में एक एक शेयर का दाम चल रहा है 457 टका, मैक्सिमम ये 600 टका तक गया था शेयर का दाम। देखो सर, ये शायद भी नहीं, ये देखो 500, 530, 642 2017 में था। सर आपके पास था? हाँ था। फिर जब मुझे खबर मिला तो मैंने आई थिंक अराउंड 500 समथिंग में मैंने बेच दिया। थोड़ा देख रहा था, मेरे को पूरा बिलीव नहीं हो रहा था, फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये ऑनलाइन मॉडल इतना ज्यादा चल गया और बिग बाजार अपने आप को टाइम के साथ साथ ऑनलाइन मॉडल में भी ढाल नहीं पाया, और इसका इतना ज्यादा क्लोज एरिया में इसने स्टोर बना लिया ना, प्रॉब्लम इसमें कर दिया। क्लोज एरिया मैंने बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में एक एक स्टोर बना दिया। बिग बाजार बहुत, आपको मैं सिंपल इस 5 किलोमीटर रेडियस में बता रहा हूँ, यहाँ से नागेर बाजार लेके, लेक टाउन लेके, केस्टपुर लेके, बागुइयाटी लेके, कितना बिग बाजार बना था मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पुराना यहाँ पर था रघुनाथपुर में, बागुइयाटी के पास। हाँ, फिर श्रीभूमि वाला थोड़ा लास्ट में है, श्रीभूमि बना, ठीक है, और डीपी में बना, डायमंड प्लाजा मॉल में। तो सिर्फ इतना सा एरिया में तीन, इधर शॉर्टिंग में चले जाओ, बड़ा वाला, ठीक है, मनी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो मोटा मोटी 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में तुमने 5-5, 7-7 स्टोर बना के रखा। अच्छा, न्यू टाउन में इधर पीछे जाओ, ठीक है, केस्टपुर के थोड़ा पीछे चले जाओ, होम टाउन वगैरह, ठीक है, वो एक मॉल है वहां पर भी, एक्सिस मॉल में बड़ा वाला बिग बाजार था। उसके उल्टा साइड में एक पूरा एक्सक्लूसिव बिग बाजार था, होम टाउन एंड बिग बाजार बोल के। तो क्या मतलब है? अब इतना सारा स्टोर क्यों बना रहे हो तुम? और इतना स्टोर होगा तो उसका रेंट नहीं होगा क्या? अब सारा प्रॉपर्टी खरीद के बनाएगा तो फिर बिजनेस कहाँ से करेगा? प्रॉपर्टी का कॉस्ट तो करोड़ों में जाता है, तो फिर लोग रेंट ही लेता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का रेंट पे देता है। तो इतना ज्यादा फिक्स, मतलब इसका रेगुलर एक्सपेंस का काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। और इतना ज्यादा, और वो भी प्राइम प्राइम लोकेशंस पे, जहां भी प्राइम लोकेशंस लिया। इसका ये कॉम्पिटिटर है बिग बाजार का, मॉडल का सेम बिजनेस करता है, लेकिन उसका बिजनेस देखो, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसको लोग प्यार से डीमार्ट भी बोलते हैं। इसका शेयर जब मार्केट में आया था 300 टका का शेयर था, एक दिन में डबल हुआ था 600 में। राधा कृष्णन दमानी इसका ओनर है। राकेश झुंझुनवाला जो इंडिया का सबसे फेमस इन्वेस्टर है, उसका गुरु है। इसका ज्यादातर बिजनेस साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में चलता है, सेम मॉडल में बिजनेस करता है। लेकिन ये कहीं पर भी प्राइम लोकेशंस में बिजनेस नहीं, मतलब फैक्ट्री नहीं बनाता, मतलब ये नहीं बनाता। इसका मेन टारगेट रहता है थोड़ा आउटस्कर्ट्स, ताकि कॉस्टिंग कम रहे। सेम मॉडल में बिजनेस करते हैं लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल। नॉर्मली ऐसे बिजनेस में मार्जिन कम है, मार्जिन कम रहता है लेकिन सेल रेगुलर होता है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल करके दिखाया। अभी इसका एक शेयर का दाम देखो, 5 साल में हाईएस्ट गया है 5,900 टका तक, अभी चल रहा है 3,800 में। 2018 में जब आया था तो 300 का शेयर आया था आईपीओ में। जिस दिन आया उस दिन डबल हुआ 600, उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। ये देखो सर, आपको कैसे पता? अरे सर जिया मैंने ये सब फेज, इसलिए बोल रहा हूँ। इंसान जब चीज फेज को जीता है तो तभी ना कॉन्फिडेंस में बोलता है, नहीं तो कैसे बोलेगा? ठीक है।
मैंने जिया, मेरे स्टूडेंट को मतलब उनको बोला ले लो, जिसने भी उस टाइम पे हुआ था लिया, और फिर बिजनेस मॉडल को क्रैक करना, उसको सर्वे करना, रिसर्च करना, फाइनेंशियल मॉडल को समझना। ऐसे रातों रात किसी को विश्वास नहीं होता, समय लगता है। मेरे बोलने से भी आपको विश्वास नहीं होगा, इसमें जीना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, खुद के ऊपर भी, टीचर के ऊपर भी, और फिर पैसे के ऊपर। पैसा ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई तुक्काबाजी नहीं है। यू हैव टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ, तब जाके आपको ये ट्रस्ट बिल्ड होगा, पैसा बनेगा, सब बनेगा। लेकिन उसके लिए वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में तुमको रहना पड़ेगा। नहीं, किसी को लग रहा है ना बाबा 300 का शेयर 6,000 में चला गया, हाँ सच में है, आपके आंखों देखिए, मैं तो कोई झूठ तो नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं ना सर? तो फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ ईपीएस। मतलब हर बिजनेस का दो दो मॉडल है। हाँ, एक ही बिजनेस का एक प्रॉफिटेबल भी दिखाया और एक नेगेटिव भी दिखाया। तो आपको इसमें क्या पता लग रहा है? मतलब वैसे नहीं तो ना लोगों को क्या लगेगा, देखो इसका मतलब कभी भी मॉल बिजनेस नहीं करना चाहिए, देखो इसका मतलब कभी भी किसी को फ्लाइट बिजनेस में आना नहीं चाहिए और उड़ो। ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है। फ्लाइट बिजनेस इंडिगो भी कर रहा है, वो अभी भी थोड़ा बहुत लॉस में है, लेकिन 2026 तक 300 फ्लाइट ऑर्डर किया है। 300। एयरबस मोस्ट प्रोबेबली दो ही तो चलता है, एक एयरबस चलता है और एक एक फ्रांस का कंपनी है और एक अमेरिका का। नहीं नहीं, ये जो फ्लाइट जो होता है ना उसका एक कंपनी होता है, जो फ्लाइट में हम लोग चढ़ते हैं। जैसे बस का मॉडल होता है ना, टाटा का, अशोक लेलैंड का, है ना, वैसा एरोप्लेन का भी कंपनी होता है जो एरोप्लेन बनाता है। उसमें एक मॉडल का ना, एक है बोइंग बोल के कंपनी है जो अमेरिका का है, और एयर आई थिंक मैं उल्टा बोल रहा हूँ शायद, एयरबस और बोइंग। ठीक है, बोइंग जो है वो आई थिंक अमेरिका का है और एयरबस आई थिंक फ्रांस का है। तो इसने आई थिंक बोइंग लिया कि एयरबस लिया, आई थिंक एयरबस लिया। सेम ही है ऑलमोस्ट, कोई बोलता है एयरबस अच्छा है, कोई बोलता है बोइंग अच्छा है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो उतना नहीं समझता। बट 300 ऑर्डर किया 2026 तक। तो कर रहे हैं ना इंडिगो, ज्यादा लग्जरी नहीं दिखाता। इंडिगो में चढ़ने से क्या लगता है, लोकल बस में चढ़ गए यही तो लगता है, बस उड़ सकते हो, इतना सफर है। इंडिगो में वो लोग बिजनेस क्लास भी नहीं बनाता है नॉर्मल रूट में। डोमेस्टिक में बिजनेस क्लास आई थिंक होता ही नहीं इंडिगो में। वो सामने का 2 सीट होता है चौड़ा वाला, थोड़ा पैर फैला कर बैठ सकते हो बस। बट बाकी फ्लाइट का तो लोग डोमेस्टिक में भी होता है वो बिजनेस क्लास। दूसरा जो जेट का था आई थिंक, किंगफिशर एयरलाइंस का था। पर इंडिगो को पता है ये सब झमेला ना करो, सिंपल चला के दिखाओ। गवर्नमेंट का एक था एयर इंडिया, क्या चलाया देखो, फिर से टाटा को लेना पड़ा। टाटा का ही था, टाटा ने ही दिया था सरकार को, फिर टाटा ने वापस दे दिया, मैंने वापस लिया नहीं, सरकार चला नहीं पाया। 52,000 करोड़ का लॉस किया था, 52,000 करोड़, 52,000 करोड़ गवर्नमेंट रन किया था एयर इंडिया को। लास्ट में आई थिंक कितना, 9,000 करोड़ में डील किया टाटा ने। आसान नहीं है। हाँ यही प्रॉब्लम है ना। हाँ क्या? financial leverage or financially refers to the elasticity of EPS via the income statement। ओहो सॉरी, ये तो मैं लिखा गया था ना। सॉरी, financial leverage or financial refers to the elasticity of EPS with respect to EBIT, sorry, with respect to EBIT। with respect to EBIT। सपोज किसी बिजनेस का डीएफएल कैलकुलेशन करना जब सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। फिलहाल मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ ना। डीएफएल कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, आपका आंसर आया 2। क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट, देखो सर बाद में जब आंसर निकलेगा ना, तब मत बोलना कि क्या मतलब है, मैं पहले ही मतलब दे दे रहा हूँ।
It means that if EBIT माने earning before interest and taxes change by 1%, change by 1%, then EPS will change by, EPS will change by 2% in the same direction. Higher the level of DFL, higher the level of interest expenses. Interest expense माने I and preference dividend. Preference dividend माने TP. Then higher the level of DFL. So financial leverage or financial risk is also defined as the risk arise on account of use of debt. Arise on use of debt, DEBT. Debt माने loan, debt माने loan. मतलब बात सिंपल है, जिस बिजनेस का लोन ज्यादा रहेगा डेब्ट हाई रहेगा, डेब्ट हाई रहने से जो बिजनेस में रिस्क पैदा होता है उस रिस्क को फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बिग बाजार का लोन का सिचुएशन दिखाया मैं आपको, जेट एयरवेज का सिचुएशन दिखाया मैं आपको, हाई फाइनेंशियल लेवरेज के कारण ये सब बिजनेस प्रॉब्लम में है। ठीक है, और उस हिसाब से सेल को ग्रोथ नहीं कर पाए। प्रॉब्लम नहीं था, अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो जाता तो इतना इशू नहीं। बिग बाजार का क्या प्रॉब्लम हुआ, ऑनलाइन मॉडल आ गया और ऑनलाइन मॉडल उसके पास सबसे आसान था, वो चाहता तो ऑनलाइन मॉडल को डेवलप कर सकता था, पैसा भी था, लेकिन उसको लगा ऑनलाइन मॉडल नहीं चलेगा। हाँ, उसने एक इंटरव्यू दिया था किशोर बियानी, ठीक है, ग्रेट बिजनेस लीडर ऑब्वियसली, नो डाउट, बट देखो बड़ा बड़ा लोग से भी गलती होता है और उनकी गलती से हम लोगों को सीखना चाहिए। तो जब फ्लिपकार्ट आया, ठीक है, मार्केट में, तो किशोर बियानी इंटरव्यू दे रहा है कि ये मॉडल नहीं चलने वाला। तो मेरे साथ मेरे घर में भाई था, भाई के साथ मेरा बात हो रहा है, तो भाई भी बोल रहे थे किशोर बियानी बोल रहे ऑनलाइन मॉडल नहीं चलेगा। हमने किशोर बियानी गलत है, बोले हाँ तो किशोर बियानी से ज्यादा समझता है। ऑब्वियसली मैं किशोर बियानी से ज्यादा नहीं समझता, ऑब्वियसली मैं नहीं समझता, क्योंकि वो जो करके दिखाया मैं तो उसका क्या बोले सर, पिद्दा सा नौक के बराबर नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो करते उनको कई बार समझ में नहीं आता, बाहर वाले को आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए क्रिटिक्स भी चाहिए होता है। तो बाद में जब 4-5 साल बाद बिग बाजार का ये हवा टाइट हुआ ना, तो फिर भाई मेरे को बोल रहे हैं कैसे बोला था रे तू। अब मेरी इनर इंस्टिंक्ट था एक मेरा, और कुछ नहीं, अंदर से एक आवाज आया था कि ऑनलाइन मॉडल चलेगा और बिग बाजार कंपटीशन में डालेगा, लेकिन अगर बिग बाजार भी ऑनलाइन मॉडल को थोड़ा बहुत आजमाता है तो खराब नहीं हो, थोड़ा बहुत ही उसके पास तो वो दोनों मोड को रखता, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो मोड को रखता, हाइब्रिड मोड पे कर देता। जैसे अभी रिलायंस कर रहा है, जियो मार्ट भी है और रिलायंस मार्ट भी है ना, तुम ऑनलाइन में भी ऑर्डर कर सकते हो, वहां जाके भी कर सकते हो, या ना, रिलायंस ने भी तो किया। तो बिग बाजार ऑनलाइन मोड को पॉपुलर किया, कर ही नहीं पाया, पूरा पूरी ऑफलाइन में ही बिलीव किया, और प्रॉब्लम हो गया कोरोना में। प्रॉब्लम में कोरोना में प्रॉब्लम है।
हाँ, क्योंकि एक साल में जो लॉस हुआ वो रिकवर नहीं कर, बहुत पीछे चला गया। लेकिन अगर उसके पास ऑनलाइन मॉडल होता तो कोरोना में वो डबल प्रॉफिट कर लेता, क्योंकि कोरोना में तो लोग ऑनलाइन पे पूरा भरोसा कर रहे, और बिग बाजार में ऐसे प्रोडक्ट अच्छा होता है, इसका क्वालिटी अच्छा होता है, उन्हें होता था, अभी तो था ही हो गया। तो financial leverage or financial risk is also defined as the risk arise on account of debt. फॉर्मूला लिखो एक। अच्छा, फॉर्मूला तो मैं लिखा दिया ना ईपीएस का। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या मतलब, अब लास्ट पॉइंट है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल और कंबाइंड लिवरेज। लुक एट द चेन रिलेशन। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है क्यू से, क्यू माने सेल्स, क्यू माने सेल्स, यहाँ से उसको जाना है ईबीआईटी तक का रास्ता, फिर ईबीआईटी से जाना है ईपीएस तक का रास्ता। तो सेल से तुम ईबीआईटी तक जाओगे, ईबीआईटी से तुम ईपीएस तक जाओगे, जो बार बार मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सेल्स माने यहाँ पर जो रेवेन्यू दिखा है ये वाला, यहाँ से तुमको जाना है ईपीएस तक का। तो क्यू से पहले जर्नी ईबीआईटी तक का है, फिर ईबीआईटी से ईपीएस तक का है। इस पूरा जर्नी में जो रिस्क अराइज होगा उसी चीज को आपको लेवरेज के थ्रू से कैलकुलेट करना है। तो क्यू से आपको जाना है ईबीआईटी, इसका जो कैलकुलेशन है उसको मैंने क्या बोला, डीओएल। मैंने आपको एग्जाम्पल में डीओएल का क्या बोला था, वैल्यू 3। और ईबीआईटी से जो ईपीएस तक का रास्ता है इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होता है डीएफएल, इसका वैल्यू मैंने क्या दिया आपको, 2। तो ओवरऑल यू से लेके ईपीएस तक का जो जर्नी है इसे कहते हैं डीटीएल। इसको कैलकुलेट करने का एक इजी तरीका है कि डीओएल इंटू डीएफएल कर दो, इंटू कर दो, तो डीटीएल मिल जाएगा। तो डीओएल 3 है, डीएफएल 2 है, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, 3 इंटू 2 करके आता है। लेकिन दिस इज नॉट दी ओरिजिनल तरीका कैलकुलेट करने का, ये शॉर्टकट तरीका है, एग्जाम में यूज कर सकते हो। बट अगर डायरेक्टली डिटेल पूछ लिया तो क्या करोगे, तो तब आपको पूरा फार्मूला का पता होना चाहिए, तो वो फार्मूला थोड़ा लिख लो। डीटीएल माने डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, या फिर इसको डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज दी इलास्टिसिटी ऑफ ईपीएस, माने अर्निंग पर शेयर का चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू सेल्स। ये तो पूरा जानने को बताता है ना, क्वांटिटी माने सेल्स, माने सेल्स में कितना परिवर्तन होगा उस पर डिपेंड करता है तुम्हारे ईपीएस में कितना परिवर्तन, माने एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जर्नी। वाइल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। डीटीएल का एक्चुअल फॉर्मूला कुछ, मतलब डीटीएल के थ्रू से जब आप ईपीएस कैलकुलेट करोगे तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। जब आपको पूरा क्यू से लेके ईपीएस जाना है तब ईपीएस कैसे बनेगा, क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई एन। एक्चुअली मैंने और कुछ नहीं, ईबीआईटी को भी तोड़ दिया, ईबीआईटी को भी मैंने तोड़ दिया, एकदम स्टार्टिंग से लिया पूरा। ईबीआईटी मैंने क्या, क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई, है ना, इस तरह से आपको ईबीआईटी मिलता है। तो इसको अगर पूरा तोड़ दो तो पूरा सेल से लेके पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किया था, देखो कैलकुलेशन चेक करके। हाँ,
समझेगी नहीं? तो फार्मूला नहीं है, फार्मूला ना कि पूरा प्रोसेस। प्रोसेस घर में रिवाइज देना, नहीं तो भूल जाओगे। इफ DTL इक्वल्स टू 6, it means that if quantity माने सेल्स change by 1%, EPS will change by 6%। अगर किसी बिजनेस का टोटल लेवरेज 6 है, इसका मतलब है कि इन द सेम डायरेक्शन। टोटल लेवरेज अगर 6 है, इसका मतलब है कि अगर सेल्स चेंज हो जाएगा 1% में, तो अर्निंग पर शेयर चेंज हो जाएगा 6%। समझे? तो बिजनेस फोकस कहाँ करेगा? सेल्स पे। सेल्स को बढ़ाने का फोकस करेगा तो ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर भी बदल जाएगा। ये देखो, इसका देखो अर्निंग पर शेयर देखो, 2021 में 16 था, फिर 23, फिर 36, अब 37 चल रहा है। इसका मतलब इसमें मेन फोकस कहाँ किया? देखो रेवेन्यू देखो, 24,000, 31,000, 42,000, अभी 48,000 रनिंग चल रहा है। मैंने किस तरह का रेवेन्यू जनरेट बढ़ाया, उस चीज को फॉलो करो जस्ट। समझ में आ रहा है? एकदम आंखों देखी प्रमाण है, और क्या चाहिए? प्रमाण के साथ चल रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? नहीं सीरियसली, बात अगर सिर्फ किताबी होता तो शायद मन में थोड़ा आधा अधूरापन होता, बट यहाँ पर तो जो पढ़ रहे हो देख ही भी रहे हो, है ना? तो मजा भी लेना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करके रिजल्ट भी करना चाहिए, और फिर फाड़ू एग्जाम इंटरव्यू क्रैक करके अपना पसंदीदा पोस्ट में काम करना चाहिए। तुम भी छाती फुलाओ, मैं भी फुलाऊंगा। मतलब प्राउड फील रे बाबा, छाती फुलाना मैंने कहा प्राउड। सिर्फ जिम में छाती फुलाने से चलेगा? जोक पे पार्ट सर, मजा सही है। सर आप पहले बोल देते हो, उसके बाद मलहम पट्टी करते हो। ठीक है, अच्छा सर आज इतना ही है। होमवर्क वो लास्ट दिन का होमवर्क जो पढ़ाई हुआ था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, उसी का होमवर्क रहेगा। मैं उसको शेयर नहीं किया शायद, मैं आज शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीक आप लोग सारा का सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्राई करके लाना, ठीक है? मैं चेक करूंगा। हाँ कल टैक्स क्लास जैसे सुबह होता है वैसा होगा 11:30। আমার তো কিছু নেই, ম্যামের যদি কিছু থাকে দেখে নেব। কাল রাত্রে অফলাইনে আমার কাছে কিছু থার্সডে আছে, থার্সডे আছে টিএসপি ক্লাস। ओके सर, बाय। सर ऐप रेडी नहीं हुआ। तो अच्छा बैकअप के लिए बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ सर मिल जाएगा मिल जाएगा। ओके सर, अकाउंट्स का वीडियो चाहिए? अकाउंट्स का रेडी हो गया, अकाउंट्स का रेडी। बाय सर। हाँ सर बाय सर। अकाउंट्स का रेडी हो गया, वो मैं दे देता हूँ सर कल तक। अकाउंट्स में दे दूंगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में